नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूपी होमगार्ड 2025 के लिए जो है बैच स्टार्ट किया है, जिसका नाम है रक्षक। और इसमें जो है हम भारत का सामान्य परिचय जो है स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हम ज्योग्राफी को पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए, जिसके लिए हमने रक्षक बैच जो है स्टार्ट किया है। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है भारत का सामान्य परिचय से। तो दोस्तों, इसके लिए हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, यानी यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है हम ज्योग्राफी में जो है कौन कौन सा सिलेबस जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है भारत का सामान्य परिचय। तो कौन कौन सा सिलेबस हम इसमें कवर करने वाले हैं, भारत का भूगोल का देखेंगे और उसके बाद फिर विश्व का भूगोल का जो है देखेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों भारत का भूगोल के बारे में जानेंगे, भारत का सामान्य परिचय, इसका आकार एवं भौगोलिक विस्तृति जानेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं और कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, उत्तरी तथा उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में जानेंगे, इसकी लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। वृहद या महान हिमालय के बारे में, लघु या मध्य हिमालय के बारे में, शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में जो है जानेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस जो है करेंगे। हिमालय के प्रमुख दर्रे, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जो है जानेंगे। भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, लक्षद्वीप और अन्य द्वीप कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से चर्चा जो है करेंगे। अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए तो हिमालय का अफवाह तंत्र, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन सभी के बारे में जो है बहुत अच्छे से जो है हम डिटेल में जानेंगे। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्रों के बारे में, दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में जो है कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अपना जल अरब सागर में जो है गिराती हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, देश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, भारत की प्रमुख झीलें कौन सी हैं, भारत की परियोजनाएं, भारत की प्रमुख घाटियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा यानी सोइल के बारे में जानेंगे, मृदा का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा जिसको रैगुन मृदा के नाम से भी जो है जाना जाता है, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा, जनजाति, कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन, जनसंख्या, उद्योग और जलवायु, इन सभी को जो है हम भारतीय भूगोल में जो है जानेंगे। आप देखें दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल के बारे में जो है जानेंगे। इसमें जो है हम क्या क्या जो है कवर करेंगे, तो ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, सौरमंडल के बारे में जानेंगे, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण व ज्वार भाटा के बारे में जो है जानेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानों के बारे में जो है जानेंगे, महासागर एवं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। महाद्वीप की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं। एशिया हो गया दोस्तों, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल, पवने एवं ज्वालामुखी, इन सभी के बारे में जानेंगे। हम किस में जानेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल में जो है जानेंगे। अब दोस्तों, हम भारत का सामान्य परिचय, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें यदि बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो ज्योग्राफी जो है दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। यानी यहाँ पर भूगोल की यानी ज्योग्राफी की परिभाषा हो जाती है पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी भूगोल की परिभाषा जो है बन जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, भूगोल की परिभाषा जो है क्या होती है। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है दोस्तों इसके 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसकी यदि बात की जाए तो जिसमें जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, क्या होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है वर्णन करना। याद रखें दोस्तों, वर्णन करना, वर्णन करना यानी डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी मतलब अर्थ। तो यहाँ पर भूगोल की परिभाषा क्या हो जाती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। भूगोल की परिभाषा हो जाती है
यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, याद रखें दोस्तों। यानी भूगोल की परिभाषा क्या है? पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अब भूगोल की बात करते हैं, यानी भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे हम इंडिया। यानी इंडिया को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, आर्यभट्ट। अब इन सभी नामों के पीछे क्या क्या कारण है, कौन सा नाम किसके? जैसे आर्यभट्ट की यदि बात की जाए तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यभट्ट जो है पड़ा था। तो इसी प्रकार सारे नामों के बारे में जानेंगे, कौन सा नाम किसके कारण पड़ा या किसके द्वारा जो है दिया गया है। तो यहाँ पर जो है भारत के भूगोल की यदि बात करते हैं, लिखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की यदि बात करते हैं तो हम भारत का भूगोल जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इंडिया। इंडिया के अलग अलग नाम हैं और ये किस किस ने दिए हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे दोस्तों। इंडिया नाम किसको दिया है? तो यूनान वासियों ने दिया है। याद रखें दोस्तों, यूनान वासियों ने जो है दिया है। इंडिया को भारत नाम कैसे पड़ा है ये जानेंगे। हिंदुस्तान नाम जो है भारत को किसने दिया था इसके बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट जो है कैसे पड़ा है? आर्यभट्ट। और जम्बूद्वीप इन सभी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, कौन सा नाम जो है किस कारण जो है पड़ा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों आर्यभट्ट। यानी भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यभट्ट जो है पड़ा था। अब यदि हिंदुस्तान की बात की जाए तो ईरानियों या पारसियों द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान नाम जो है दिया गया था। यानी भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है कहा गया था। और भारत जो है किसके द्वारा कहा गया था? आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, इनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा है। और जम्बूद्वीप की यदि बात की जाए तो बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जो है जाना जाता था। अब बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से ही जो है जाना जाता था। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी जो है हमें पुराणों के द्वारा जो है पता लगती है। याद रखेंगे। अभी इनको जो है एक एक करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट की यदि बात की जाए भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है हमारे भारत का नाम जो है आर्यभट्ट जो है पड़ा था। अब भारत की यदि बात करते हैं आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। याद रखें दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत जो है कैसे पड़ा था ये भी आपको पता लग गया होगा। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। याद रखें दोस्तों। अब हिंदुस्तान की यदि बात की जाए, हिंदुस्तान, भारत को जो है हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया था? तो भारत को जो है हिंदुस्तान कहा गया था ईरानियों या पारसियों के द्वारा। ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है ये नाम पड़ा था। याद रखें दोस्तों, ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत का नाम हिंदुस्तान जो है पड़ा था। अब जम्बूद्वीप की यदि बात की जाए, लिखेंगे जम्बूद्वीप जो है किस काल में कहा गया था? बौद्ध काल में। याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध काल में भारत को जो है जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। अब यह जानकारी जो है कहाँ पर मिलती है? तो पुराणों से मिलती है। पुराणों से यह जानकारी मिलती है कि भारत को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से जो है जाना जाता था। याद रखें दोस्तों, आर्यभट्ट नाम कैसे पड़ा?
भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत जो है पड़ा था। हिंदुस्तान नाम ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया था। जम्बूद्वीप बौद्ध काल में जो है कहा जाता था भारत को, याद रखें दोस्तों। यानी भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा जाता था, तो बौद्ध काल में जो है कहा जाता था। अब यहाँ पर लिखेंगे भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया है, तो इसको जो है लिख लेते हैं। भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया, याद रखें दोस्तों। यानी भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। बौद्ध काल में कहा गया है। किस काल में दोस्तों, बौद्ध काल में भारत को जो है जम्बूद्वीप कहा गया है। दोस्तों आप देखेंगे भारत का आकार कैसा है, यानी आप सभी को पता होना चाहिए भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज कितने हैं, 8 यूटीज हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल जो है हो जाता है। और हमारा भारत जो है विश्व का या पृथ्वी का जो है कितने प्रतिशत हिस्सा जो है घेरे हुए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है, याद रखें दोस्तों। कितना, 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भारत का आकार। भारत का आकार यानी भारत का आकार यदि कैसा है, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये भी पता होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। और क्या, भारत का क्षेत्रफल लिखेंगे इसको भी। क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत जो है घेरे हुए, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। यदि भारत के आकार की यदि बात की जाए, तो भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। याद रखें दोस्तों, भारत का आकार कैसा हो जाता है, भारत का आकार है चतुष्कोणीय। राज्य कितने हैं, 28 यानी 28 राज्य हैं भारत में। और यूटीज कितने हैं, 8 यूटीज यानी यूनियन टेरेटरीज हैं भारत में। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। और विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए है भारत, तो 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है, याद रखें दोस्तों। यानी भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था, बौद्ध काल में कहा गया था। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत में राज्यों की संख्या है 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 यूटीज हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है घेरे हुए, 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है, याद रखें दोस्तों। अब देख लेते हैं कर्क रेखा कहाँ पर पड़ती है, भूमध्य रेखा कौन सी है, अक्षांश और देशांतर में क्या फ़र्क है, इन सभी को जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैप बनाएंगे। यहाँ पर अब सबसे पहले दोस्तों एक मैप बना लेते हैं। ये जो है दोस्तों हमने 4 मैप जो है बना लिए, और अब इसके ज़रिए जो है अच्छे से हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर ये बीचों बीच से जो है, ये बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये भूमध्य रेखा होती है। कौन सी, ये होती है भूमध्य रेखा। इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है, इक्वेटर। भूमध्य रेखा को दोस्तों इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जो है जाना जाता है, और वृत्त के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, वृत्त के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये सभी दोस्तों किसके नाम है, तो ये सभी जो हैं
भूमध्य रेखा के नाम हैं। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है कौन सी रेखा पड़ती है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है कौन सी रेखा पड़ती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली रेखा पड़ती है दोस्तों। ये वाली रेखा कौन सी है, ये वाली है कर्क रेखा। कौन सी है, ये पड़ती है कर्क रेखा, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है पड़ती है। यानी ये वाला हिस्सा हो जाता है नॉर्थ और ये वाला हिस्सा हो जाता है साउथ। ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। याद रखें दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी आप सभी को पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। और यदि इस रेखा की बात की जाए जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ती है, इसको बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा। कौन सी रेखा है ये है मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। याद रखें दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी साउथ में पड़ती है मकर रेखा। याद रखें दोस्तों। और भूमध्य रेखा को किस अलग अलग नामों से जाना जाता है, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, वृद्ध रेखा। याद रखेंगे। अब देखते हैं विश्व देशांतर और अक्षांश में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये वाली जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, यानी जो हम ये रेखाएं बना रहे हैं, इनको कहते हैं अक्षांश। यानी जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा जो है कहते हैं। तो इनको जो है यहाँ पर पहले बना लेते हैं। ये अक्षांश रेखाएं जो है होती हैं। और ये वाली जो खड़ी रेखाएं हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, देशांतर रेखा कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, अक्षांश और देशांतर भी जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी लेटी हुई रेखाएं को जो है अक्षांश कहा जाता है और खड़ी रेखाओं को जो है क्या कहा जाता है, देशांतर जो है कहा जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है किस गोलार्ध में पड़ता है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, यानी दोस्तों ये है पूरा गोला। याद रखें दोस्तों, ये पड़ता है पूरा गोला। और पूरे गोले के आधे गोले को जो है क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गोलार्ध। तो दोस्तों ये हमने इसका जो है हमको क्या बनाना है, इसको हमको बनाना है गोलार्ध। ये हो गया दोस्तों आधा गोला। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आधा गोला जो है तैयार हो गया। यानी ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध। याद रखें दोस्तों, ये हो गया हमारा आधा गोला जो है यहाँ पर हमारा तैयार है। अब यदि दोस्तों ये वाला जो आधा गोला है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। याद रखें दोस्तों, यानी पूरे गोले के आधे गोले को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको उसको जो है गोलार्ध कहा जाता है। तो ये वाला जो आधा गोला है ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। और ये बात साथ ही दोस्तों उत्तरी गोलार्ध को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है हम स्थलीय गोलार्ध भी जो है कहते हैं। अब इसको स्थलीय गोलार्ध जो है क्यों कहा जाता है, यानी जो ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो है 39% स्थल पाया जाता है। कितना, 39% स्थल पाया जाता है और 61% जो है जल पाया जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों 39% स्थल जो है पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को जो है स्थलीय गोलार्ध भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको स्थलीय गोलार्ध भी जो है कहा जाता है। और इस गोले की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध जो है कहते हैं, जिसको हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। क्या, इसको जो है दक्षिणी गोलार्ध को दोस्तों जलीय गोलार्ध भी जो है कहते हैं। अब इसको जलीय गोलार्ध जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 81% जल पड़ता है और 19% जो है स्थल पड़ता है। याद रखें दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा स्थलीय गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में जो है क्यों इसको जो है कहा गया। याद रखेंगे। अब
गोलार्ध पूरे गोले के आधे गोले को जो है कहा जाता है। ये भी आप सभी को जो है अच्छे से समझ आया होगा कि गोलार्ध होता क्या है। तो यहाँ पर अब लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे गोलार्ध की जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं। गोलार्ध, गोलार्ध की यानी पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी पूरे गोले के आधे गोलार्ध को जो है क्या कहा जाता है? गोलार्ध जो है कहा जाता है। और भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। लिखेंगे भारत विश्व का 7वां बड़ा देश क्षेत्रफल में। याद रखें दोस्तों, भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में कितने नंबर पर आता है? तो 7वें नंबर पर जो है आता है। कितने नंबर पर दोस्तों? 7वें नंबर पर जो है आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको पता होना चाहिए, तो लिख लेते हैं पहले इसको। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत जो है दोस्तों किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है स्थित है। अब यहाँ पर ये पता कैसे चलेगा जो है भारत किस रेखा के जो उत्तर में स्थित है? तो इसको जो है अभी समझाएंगे। पहले लिख लेते हैं भारत जो है दोस्तों किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले लिखेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लिखेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है भारत। याद रखें दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित है। अब यहाँ पर जो एक मैप बनाएंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए। तो ये हमने एक अच्छे से जो है मैप बनाया यहाँ पे। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो है ये भूमध्य रेखा जाती है। याद रखें दोस्तों, ये हो गई भूमध्य रेखा। यानी अभी क्वेश्चन बना था कि भारत जो है भूमध्य रेखा के किस दिशा में पड़ता है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। याद रखेंगे। और ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? ये गुजरती है हमारी कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? और ये भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। तो यहाँ पर तो ये भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। तो दोस्तों अब हमारा भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको जो है लोकेशन पता लग रही होगी। यानी ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है हमारे भारत की लोकेशन जो है बनती है। और ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। ये भी आपको जो है अच्छे से पता चल गया होगा। भारत भूमध्य रेखा के किस दिशा में पड़ता है? तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर दिशा में पड़ता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है? तो इसको भी जो है लिखते हैं और अभी मैप बनाकर जो है इसको समझेंगे। भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है? दोस्तों भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण एवं उपोष्ण लिखेंगे। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर जो है एक मैप जो है बना लेते हैं छोटा सा।
तो ये जो है एक हमने मैप बना लिया है छोटा सा। तो अब यहाँ पर समझेंगे मैप में। तो दोस्तों ये हमारी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। ये ऊपर वाला हिस्सा पड़ता है दोस्तों उस उपोष्ण कटिबंध में। कौन से में? उपोष्ण कटिबंध में। और नीचे वाला हिस्सा पड़ता है उष्ण कटिबंध में। तो ये आपको पता चल गया होगा कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। तो उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में जो है स्थित है भारत। याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पे? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत, याद रखेंगे। अब इसका जो है पहले रिवीजन कर लेते हैं। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के स्थिति में। अभी हमने मैप के जरिए जाना था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।